परिसंचरण, क्योंकि हृदय जो है वह रुधिर को या फिर रक्त को परिसंचरित करने का कार्य करता है। तो हमारे इसके जो जनक है या फिर फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वह है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। अब हम देखें कि हमारा जो हृदय है, हृदय की विशेषताओं के बारे में जानें। तो हृदय की कोशिका का नाम है कार्डिया। हृदय कार्डिया नामक कोशिका से मिलकर बना है। अब जो कार्डिया है इसकी विशेषता है कि यह स्वतः उत्तेजित होने वाली कोशिका है। आप नोट करके लिख सकते हैं कि यह स्वतः उत्तेजित होने वाली कोशिका है। स्वतः उत्तेजित का मतलब है ऐसी कोशिका जो स्वयं पर नियंत्रण रखने का कार्य करती हो और जो संकुचन और शिथिलन पर कार्य करती है। संकुचन का अर्थ होता है एक बार कॉन्टैक्ट मतलब सिकुड़ना, और शिथिलन का मतलब होता है रिलैक्स मतलब एक बार फैलना, और इसी पर हमारा पूरा हृदय कार्य करता है। हृदय एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। नेक्स्ट हम देखें कि हमारा जो हृदय है इसका वजन लगभग 300 ग्राम है। यह एवरेज में है, महिला और पुरुष का अलग अलग नहीं बताया गया, एवरेज में याद करें लगभग 300 ग्राम। नेक्स्ट देखें हम हमारे शरीर के जितने भी ऐसे अंग हैं जो कोमल है या फिर मुलायम है, उनको सुरक्षा देने के लिए कोई ना कोई आवरण पाया जाता है। तो हृदय को जो सुरक्षा देता है वह कहलाता है हृदय आवरण। हृदय आवरण नामक झिल्ली से हमारा हृदय सुरक्षित है और हृदय आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम। इसको याद रखना कि हृदय के बाहरी आवरण को, हृदय आवरण को या फिर हृदय की झिल्ली को पेरिकार्डियम कहा जाता है। नेक्स्ट देखें हमारा जो हृदय है, अगर स्थिति पूछे तो हमारे शरीर में जो हमारे फेफड़े हैं उसमें बाएं फेफड़े से सटा हुआ हमारा अंग है हृदय। यह दो फेफड़े हैं हमारे और इसमें जो हमारा बायां फेफड़ा है उसमें इस तरफ हमारा हृदय स्थित है। अब हृदय की स्थिति पूछे तो ऊपरी भाग जहां पर सीना है इसे कहा जाता है बक्ष गुहा, कहेंगे बक्ष गुहा। और बक्ष गुहा के अलावा हमारे दोनों फेफड़ों के बीच वाला स्थान कहलाता है मेडियस टेना, मेडियस टेना या फिर मध्य स्थानिका। तो हमारे हृदय की स्थिति दोनों फेफड़ों के मेडियस टेनम स्पेस या फिर मध्य स्थानिका के बक्ष गुहा में स्थित है। अब बक्ष गुहा के भी अलावा वह गड्ढा या फिर वह स्थान जहां पे हमारा हृदय फिट बैठा हुआ है तो उसे कहा जाता है हृदय गुहा, हृदय गुहा या फिर कार्डियक नोच। तो हृदय गुहा में स्थित हमारा एक मांसपेशीय अंग है हृदय, जो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से सुरक्षित है और जिसका वजन लगभग 300 ग्राम है और यह हमारे शरीर में रुधिर को परिसंचरण करने का कार्य करता है। अब हम इसकी आंतरिक संरचना की ओर बढ़े। आंतरिक संरचना में देखें तो हमारा हृदय जो है बीच में से अगर हम उसे दो बराबर भागों में बांट दें तो इस तरफ का भाग दायां और इस तरफ का भाग बायां, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह हमारे हृदय का दायां भाग है और यह हमारे हृदय का बायां भाग। दो भाग हो गए, दायां भाग और बायां भाग। हृदय को जो दाएं भाग और बाएं भाग में बांटे यह संरचना कहलाती है सेप्टम। क्या कहलाएगी? सेप्टम। तो हृदय को कि वह मांसपेशी जो दो बराबर भागों में बांट दे या फिर बराबर ना कहें तो दायां और बाएं भाग में बांट दे तो उस मांसपेशी का नाम है सेप्टम। इसके बाद हम देखें यह भी सेप्टम है और यह भी सेप्टम है। इसके बाद देखें हम यह जो दायां भाग है और यह बायां भाग है तो इनमें उपस्थित रक्त जो है वह कैसा रहेगा? तो हमारा
मिली हुई है। नेक्स्ट देखें हम कि जो हमारा हृदय है इसके जो कोष्ठक है, कोष्ठक या फिर कक्ष, तो वो कितने हो गए? 4। ऊपरी वाले भाग पहले 2 भागों में बांटा और फिर बीच वाले सेप्टम ने हृदय को 4 भागों में बांट दिया। तो ऊपरी वाले भाग कहलाते हैं आलिंद, कहलाएंगे आलिंद, यह भी आलिंद और यह भी आलिंद। नीचे वाले भाग कहलाते हैं निलय, तो यह निलय और यह भी निलय। इसके बाद कहानी है कि जब यह आलिंद है और यह दाएं भाग में स्थित है तो इसका पूरा नाम होगा दायां आलिंद, और जब यह भी आलिंद है और यह बाएं भाग में स्थित है तो इसका पूरा नाम होगा बायां आलिंद। अब निलय की चर्चा करें तो ये दाएं भाग में स्थित है तो ये दायां निलय, और इस तरफ वाला बाएं भाग में स्थित है तो बायां निलय। इतना क्लियर है? हमारा हृदय दायां और बायां, अब हृदय जब 4 कोष्ठक में बदला, 4 चैम्बर हो गए, तो ऊपर वाला भाग आलिंद, नीचे वाला भाग निलय, दाएं भाग वाला दायां आलिंद, बाएं भाग वाला बायां आलिंद, नीचे का दाएं भाग वाला दायां निलय और बाएं भाग वाला बायां निलय। चारों जब चैम्बर या फिर 4 कक्ष बना दिए तो चारों कक्षों को आपस में आने जाने के लिए जो इनमें कपाट बनाए गए, दरवाजा कहें अपनी भाषा में कि हाँ दरवाजा या फिर कपाट। तो इन कपाट की चर्चा करें कि कोई भी चीज अगर दाएं आलिंद से दाएं निलय में आनी है तो बीच में जो कपाट लगे इनका जो नाम है यह 3 है। कितने हैं? 3। तो इसका नाम है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड बल, याद रखें इसका नाम है ट्राइकस्पिड बल। इसके 2 मुंह हैं तो इसे कहा जाता है बाइकस्पिड बल। अब याद रखें कि इसके 3 मुंह हैं तो ट्राइकस्पिड, 3 ट्राई का मतलब होता है 3, और इसके 2 मुंह हैं तो बाइकस्पिड, क्योंकि बाई मतलब 2, तो ट्राइकस्पिड बल और बाइकस्पिड बल। ट्राइकस्पिड बल दायां आलिंद और दायां निलय को जोड़ता है और बाइकस्पिड बल बायां आलिंद और बाएं निलय को जोड़ता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कपाट होगा वह मिलेगा दायां निलय में। दायां निलय में जो कपाट मिलता है इसे कहा जाता है सेमी लूनार, सेमी लूनार बल, शॉर्टकट में SLV, सेमी लूनार बल। अर्धचंद्राकार, ये आधे चंद्रमा के समान दिखाई देता है तो इसे अर्धचंद्राकार या फिर सेमी लूनार बल कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकवर्ती और इसको कहते हैं द्विकवर्ती, त्रिकवर्ती या द्विकवर्ती। अब नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जो कपाट है इसको कपाट माना भी गया है कुछ किताबों में और कहीं पर नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कपाट है इसका नाम है अयोटा। इस क्या नाम मिलेगा? अयोटा, जो कि अयोटा महाधमनी द्वारा जुड़ा हुआ है। अब हम इसमें और संरचना देखें। जो हमारा दायां निलय है इसमें जो ये 3 आपको धमनियां दिख रही हैं, ये है धमनी, और यह धमनियां हृदय स्वयं के लिए उपयोग करता है, क्योंकि इन धमनियों का शुद्ध रक्त हृदय स्वयं के संचालन के लिए उपयोग करेगा। तो इन धमनियों का नाम होता है कोरोनरी धमनियां, कोरोनरी धमनियां। इतनी संरचना के बाद हम देखें कि हमारा जो हृदय है, हृदय का मुख्य कार्य है शरीर के सभी अंगों से जो अशुद्ध रक्त इसको मिल रहा है उसको शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों को देना, और जो इसे शुद्ध रक्त प्राप्त हो जाए उस शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों को बांटना, ताकि हमारा शरीर का प्रत्येक अंग और प्रत्येक कोशिका ऊर्जा का निर्माण कर सके। अब हम नेक्स्ट देखें कि हमारा जो दायां आलिंद है इससे जो ये शाखा जुड़ी हुई है यह है सिरा, लेकिन यह सिरा में भी सबसे बड़ी सिरा है। तो
आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बैना कावा जो है, बैना कावा जब हमारे दायां आलिंग में प्रवेश करती है तो यह दो भागों में बटी होती है। एक होती है ऊपर की, तो उसे कहते हैं उच्चतम, और जो नीचे की होती है तो इसे कहते हैं निम्नतम। ऊपर वाली उच्चतम, नीचे वाली निम्नतम, लेकिन है क्या? बैना कावा। तो पूरा नाम हो जाएगा उच्चतम बैना कावा और नीचे वाले का नाम हो जाएगा निम्नतम बैना कावा। जो बैना कावा है यह दो भागों में इसलिए बट जाती है क्योंकि यह शरीर के सभी अंगों से लाए हुए अशुद्ध रक्त, कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंग में डालती है। अतः शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त आएगा तो डालने के लिए इसके दो रास्ते होती हैं। दाएं आलिंग में, हृदय के दाएं आलिंग में शरीर के सभी अंगों का शुद्ध रक्त लाया जाता है। नेक्स्ट जो है, अब हम बायां आलिंग पर चले। बाएं आलिंग से पहले हम देख लें अयोटा। किसके बारे में? अयोटा। जो हमारा बायां तलय है इससे जुड़ी होती है अयोटा, और अयोटा का जो मुख है उसे कहा जाता है अयोटा बाल या फिर अयोटा का कपाट। अब जो अयोटा है, अयोटा आपको पता है कि ये नाम है महाधमनी का, नाम है महाधमनी का। धमनियों का कार्य होता है कि हृदय से रक्त सभी अंगों तक ले जाना। तो जो अयोटा है वह हृदय से रक्त को ले जाएगी, लेकिन सभी अंगों के पास। क्लियर है? इसके बाद जो हमारा दायां निलय है, दायां निलय से जो शाखा जुड़ी है इसे कहते हैं हम फुफ्फुस धमनी। इसे कहेंगे फुफ्फुस धमनी। क्यों कहेंगे? अभी बताया है कि धमनियों का कार्य है कि हृदय से रक्त को ले जाना। तो ये हृदय से अगर यह रक्त को ले जा रही है कहाँ? फेफड़ों तक। तो फेफड़ा क्या है? अंग है। तो हृदय से फेफड़ा नामक अंग तक रक्त को ले जाना है तो कार्य तो करेगी धमनी, और लेकिन वह धमनी जो फेफड़ों से जुड़ गई तो उसका पूरा नाम हो जाता है फुफ्फुस धमनी या फिर पल्मोनरी आर्टरी। इसके बारे में भी आप श्वसन में डिटेल से पढ़ चुके हैं। फुफ्फुस धमनी या फिर कहें कि यह किससे जुड़ी है? सेमिलुनार बाल और दायां निलय से। यह इसी अशुद्ध रक्त को हमारे फेफड़ों तक लाएगी। फेफड़े जो है वह कार्य करते हैं रक्त के शुद्धिकरण का। किसका कार्य करेंगे? शुद्धिकरण, जो आप अच्छे से समझ चुके हैं। जैसे ही फेफड़ों में रक्त शुद्ध हो जाता है तो यह जो शुद्ध रक्त है यह फेफड़ों द्वारा फिर से हृदय तक आएगा, क्योंकि हमारे शरीर के सभी अंगों को शुद्ध रक्त की आवश्यकता है। तो पहले फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त हृदय को दिया जाएगा और फिर हृदय इसी शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाएगा। तो फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त हृदय तक आता है वह आता है सिरा द्वारा, क्योंकि सिराओं का कार्य है कि किसी भी अंगों से हृदय तक रक्त को लाना। तो सिरा जो रक्त लेकर आएगी उसका नाम हो जाएगा फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी वेन्स। रक्त शुद्ध है मतलब
कहानी आपने श्वसन में देखी थी कि हमारे शरीर का जो भी ग्लूकोज है C6H12O6, जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिलती है तो वह ऊर्जा का निर्माण करता है और ऊर्जा के निर्माण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त में मिल गई तो हमारा रक्त बन गया अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड। तो यही जो इम्प्योर ब्लड सभी अंगों में बना, तो यह इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रक्त जो है हमारी महाशिरा वेना कावा द्वारा हृदय के दायां आलिंग में प्रवेश करता है। जैसे ही हमारे हृदय के दायां आलिंग में अशुद्ध रक्त आए तो यह जो है जैसे ही दायां आलिंग अशुद्ध रक्त से पूरा भर जाएगा। जैसे ही यह पूरा भर जाएगा तो भरने के बाद जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व पर प्रेशर पड़ेगा और वाल्व अपने आप खुल जाएंगे। जैसे ही वाल्व अपने आप खुले तो जो दायां आलिंग का अशुद्ध रक्त था वह पूरा दायां निलय में आ जाएगा। और दायां निलय में जब अशुद्ध रक्त आए तो दायां निलय की जिम्मेदारी है कि इस अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों तक पहुंचाए। तो जिस शाखा द्वारा पहुंचाए उसका नाम हो गया फुफ्फुस धमनी। सेमिलुनर वाल्व से होते हुए अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों तक आए। फेफड़े जो है रक्त को अशुद्ध से शुद्ध बनाएंगे। जैसे ही रक्त शुद्ध हो गया, शुद्ध रक्त आएगा बायां आलिंग में, और जैसे ही बायां आलिंग में शुद्ध रक्त आया फुफ्फुस सिरा द्वारा, और जैसे ही यह पूरा आलिंग भर जाएगा तो यह बाइकस्पिड वाल्व प्रेशर से खुल जाएगा। बाइकस्पिड वाल्व जैसे ही खुला तो यह शुद्ध रक्त आ गया बायां निलय। बायां निलय में जो शुद्ध रक्त है अब उसका कार्य है कि शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रक्त फिर से भेजे ताकि हमारे शरीर में फिर से ऊर्जा का निर्माण हो, हमारा शरीर कार्य करता रहे। तो महाधमनी द्वारा फिर से यही शुद्ध रक्त हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को प्राप्त हो जाता है। तो सभी अंगों से अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त की कहानी हो गई। और फेफड़ों ने कैसे शुद्धिकरण का कार्य किया, इसी पर आधारित है हमारा पूरा रक्त परिसंचरण। और इसी कार्य में रक्त ने पूरे शरीर में घूम लिया। नेक्स्ट जो है हृदय स्वयं कार्य करने के लिए जो शुद्ध रक्त रखता है वह रखता है कोरोनरी धमनियां में, जो कि हमारे बाएं निलय में स्थित है। दोस्तों अब यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार के बनते हैं कि कोरोनरी धमनियां कौन से भाग में स्थित है, बायां निलय। अयोटा कपाट कहाँ से है, तो बायां निलय। हमारे हृदय का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो बायां निलय। ये सबसे बड़ा और सबसे मजबूत होता क्योंकि यह शरीर के सभी अंगों को शुद्ध रक्त प्रदान करता है। तो ये हमारे रुधिर का परिसंचरण समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है कि जो हृदय है वह स्वयं का परिवहन कैसे करेगा। स्वयं के परिवहन की कहानी, अर्थात हृदय जो है किस कार्य विधि से अपना कार्य संपन्न करता है। इसके लिए हमने देखा कि हमारा हृदय 4 प्रकार की उस कपाट से मिलकर बना है। कपाट थे 4 और चैम्बर भी कितने थे, 4। अब हम इसी में परिवहन को देखने के लिए देखें कि हृदय जो है, हृदय की कोशिका का नाम है कार्डिया। अब कार्डिया जो है संकुचन और शिथिलन पर कार्य करती है। इसके लिए इसमें 4 प्रकार के नोड पाए जाते हैं। नोड का मतलब है ऐसे पॉइंट जो हृदय को संचालित करने में सहायता प्रदान करें। इन 4 को पहले तो आप याद करें। पहले का नाम है साइनोएट्रियम नोड, शॉर्टकट में ऐसे नोड। दूसरा जो है एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, शॉर्टकट में एबी नोड, एबी नोड। साइनोएट्रियम, एट्रोवेंट्रिकुलर, ऐसे नोड, एबी नोड। तीसरा है बंडल ऑफ हिंज और चौथा है पुरकिंजे फाइब्रस। अब जो ये हैं 4 प्रकार के नोड, यह कैसे परिवहन का कार्य करते हैं। परिवहन
नोड, ऐसे नोड, साइनोएट्रियम नोड, जो कि हमारे हृदय को कार्य करने के लिए एक चिप की तरह कार्य करता है। जैसे हृदय अगर एक बार संकुचित हुआ और एक बार शीतलन हुआ, तो उसमें जो हार्ट बीट बनेगी उसको उत्पन्न करने के लिए जो बिजली देता है या फिर करंट की जो करंट उत्पन्न करता है उसका नाम है साइनोएट्रियम नोड। यह लगभग हमारे हृदय में 2 वोल्ट की बिजली का उत्पादन करता है। इसीलिए ऐसे नोड ने जैसे ही बिजली का उत्पादन किया, 2 वोल्ट की बिजली हमारे हृदय को झटके से फैलने के लिए आजादी मिल गई। अब ऐसे नोड की जो तरंग है वह जाती है हमारे ए बी नोड तक। तो यहाँ पर यह तरंग ए बी नोड तक आई, यहाँ पर स्थित है हमारा ए बी नोड। जैसे ही ए बी नोड को हृदय की ये तरंग ऐसे नोड से प्राप्त हुई, तो पूरे सेप्टम वाले भाग से पूरे हृदय तक यह तरंगों का संचार हो गया। और पूरे हृदय में जब संचार हो गया, इसके बाद कार्य करती है बंडल ऑफ हिंज, जो कि सेप्टम वाले भाग में स्थित होती है। यहाँ पर पाई जाएगी बंडल ऑफ हिंज। तो बंडल ऑफ हिंज से नीचे वाले भाग तक यह तरंगें आई, और इसके बाद इस वाले सेप्टम में देखें नीचे साइड तो मिलेगी हमें पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइब्रस। तो पुरकिंजे फाइब्रस तक यह तरंगें सबसे पहले 2 वोल्ट का झटका या फिर 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न किया ऐसे नोड ने। यह तरंगें मिली ए बी नोड को, सेप्टम द्वारा पूरे हृदय में फैल गई। फिर यही तरंगें मिली बंडल ऑफ हिंज को, तो बंडल ऑफ हिंज से पुरकिंजे फाइबर, और हमारा पूरा हृदय फैलेगा और सिकुड़ेगा, और हमारे हृदय में हृदय स्पंदन की क्रिया संपन्न होगी। हमारे हृदय में धड़कन होगी और हमारा हृदय रक्त को परिसंचरण करने का कार्य करेगा। और इस प्रकार जो आंतरिक तरंगें अगर एक कार्य करती है तो इसे कहा जाता है हृदय का परिवहन। क्या कहेंगे? हृदय का परिवहन। अब कुछ आगे भी फैक्ट है हृदय से रिलेटेड, जैसे हृदय की ध्वनि। हृदय की जो ध्वनि है वह कैसी है? लबडब, धक धक नहीं है, धक धक तो केवल माधुरी दीक्षित का है। हमारे जो हृदय की कहानी है वह है कि हृदय जो साउंड करता है या ध्वनि है तो लब और डब। तो आप देखें कब यह लब करेगा और कब डब। तो लब जब हमारा ट्राइकस्पिड, यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वाल्व था, जब यह वाल्व बंद हो जाएगा तो आवाज आएगी लब। ये एक बात याद रखना दोस्तों कि जब हमारे कपाट बंद होते हैं तभी आवाज बनती है लब डब, ना कि कपाट खुलने पर। तो जब हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होगा तो लब की आवाज आएगी, और जब हमारा बाइकस्पिड और SLV सेमी लूनार वाल्व बंद होगा तो आवाज आएगी डब की। तो लब और डब का साउंड हमारा हृदय करता है। इसके बाद हम देखें हमारा जो हृदय है जिस गति से इसमें अगर रक्त प्रवेश करेगा तो इसे कहते हैं हम डायसिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, और एक है सिस्टोलिक। एक क्या है? सिस्टोलिक, और दूसरा क्या है? डायसिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक वही स्पीड है जिससे हृदय रक्त जो है सभी अंगों को देता है, तो वो क्या है? सिस्टोलिक। और डायसिस्टोलिक वही स्पीड है जिस स्पीड से सभी अंग रक्त प्रवेश करवाते हैं हृदय। तो एक क्या है? सिस्टोलिक, और क्या है? डायसिस्टोलिक। और यही हमारा नॉर्मल बीपी होता है। अगर ब्लड प्रेशर की चर्चा करें तो यह सिस्टोलिक बटा डायसिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक बटा डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक की कहानी होती है कि सिस्टोलिक होता है 120 और डायसिस्टोलिक होता है 80, और यही हमारा सामान्य ब्लड प्रेशर है। यह आपको पूरी जानकारी मिलती है हृदय के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।